Hi nurses, I'm Navkiran this side. Another day and another topic with Navkiran for NCLEX RN or other entrance exams. तो आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है और थेराप्यूटिक प्रोसीजर भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कार्डिक कैथेटराइजेशन की। काफ़ी ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड टॉपिक है इनटू योर टेस्ट, तो आज काफ़ी इजीली ये टॉपिक मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ। तो बेसिकली जो कार्डियक कैथेटराइजेशन होती है, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, कार्डियक रिलेटेड टू हार्ट एंड कैथेटराइजेशन मतलब कोई कैथेटर है जिसको हम इंसर्ट करते हैं इनटू द हार्ट। विजुलाइज करने के लिए इसकी वॉल्व्स कैसे काम कर रही हैं, कहीं किसी वॉल्व में स्टेनोसिस तो नहीं है, कहीं किसी वॉल्व का प्रोलैप्स तो नहीं हो गया, कहीं किसी ब्लड वेसल में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। और अगर इसको हम थेराप्यूटिकली यूज़ करें तो स्टंट वगैरह डालने के लिए, या अगर कोई ब्लॉकेज है किसी भी कार्डियक ब्लड वेसल में तो उसको ओपन करने के लिए इस प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है ये बहुत कॉमन प्रोसीजर है जो कि कैथ लैब्स में होता है। एंड ये कार्डियक कैथेटराइजेशन कभी भी आपने करना है तो इससे पहले काफ़ी सारी प्री प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द प्रोसीजर काफ़ी अच्छे से मॉनिटरिंग पेशेंट की, और पोस्ट प्रोसीजर पीरियड में बहुत सारी बातें होती हैं जो आपने ध्यान में रखनी होती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसके प्री प्रोसीजर टाइम में हम लोग क्या क्या करते हैं। देखिए, जब भी कार्डियक कैथेटराइजेशन होनी होती है तो ऑब्वियसली पेशेंट की क्लॉटिंग स्टडीज़ को बहुत ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें हम कोई भी बड़ी वेन जैसे कि फीमोरल वेन या एंटीक्यूबिटल वेन से होते हुए सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हम जो है वो हार्ट में लैंड करते हैं। तो एक बड़ी ब्लड वेसल्स को आपको पियर्स करना है तो आपको ये तो देखना ही पड़ेगा ना कि पेशेंट की जो क्लॉटिंग स्टडीज़ हैं वो नॉर्मल हैं कि नहीं। इसके अलावा इस प्रोसीजर से पहले पेशेंट को 6 से 8 घंटे की फास्टिंग करने के लिए बोला जाता है। एग्जैक्टली 4 घंटे पहले हम पेशेंट को थोड़ा बहुत वो लिक्विड ले सकता है। वो इसलिए क्योंकि पेशेंट जो है उसको एस्पिरेशन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि इस प्रोसीजर के दौरान एनेस्थीसिया जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पेशेंट को विद होल्ड तो करना ही पड़ेगा, राइट, फूड और फ्लूइड्स को। अब ये है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक तो रिटन कंसेंट तो इस पेशेंट से लेना ही है क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल प्रोसीजर है और इन्वेजिव प्रोसीजर है। रिटन कंसेंट हमेशा प्री मेडिकेट करने से पहले लेना है। मैंने आपको ये बोला कि एनेस्थेटिक मेडिकेशंस जाती हैं तो एनेस्थीसिया दे के हम कभी भी बाद में रिटन कंसेंट नहीं ले सकते। ये काफ़ी बड़ा मेडिकल लीगल इशू हो जाता है। तो जो कंसेंट लेना है पेशेंट से वो हमेशा प्री मेडिकेट करने से पहले ही लेना है। तो नर्स को ये चीज़ बहुत ही श्योर कर लेनी चाहिए। अगर आप पेशेंट को मेडिसिन देने जा रहे हैं तो पहले आप उसका फाइल चेक करिए कि उसमें रिटन कंसेंट जो है वो लग चुका है, क्या उस पर पेशेंट के साइन हो चुके हैं। अगर उसमें नहीं है तो रुकिए, ये मेडिकेशन अभी आप नहीं दे सकते। इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड डॉक्टर विल गेट दिस कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट। अब ये है कि ये जो कार्डियक कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसमें डाई इंजेक्ट होती है। अब ये जो डाई होती है क्यों इंजेक्ट होती है? डाई इंजेक्ट होती है विजुलाइज करने के लिए सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट, और वैसे भी जो चैम्बर्स हम लोगों ने विजुलाइज करने हैं वो सब, और कैथेटर कहाँ से जा रहा है, वो सारी चीज़ें विजुलाइज करने के लिए डाई इंजेक्ट करनी पड़ेगी। अब ये क्योंकि विद डाई प्रोसीजर है तो डाई में कई बार कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे आपके पेशेंट को एलर्जी हो सकती है। तो हमने पेशेंट को ये पूछना है कि आपका पहले कभी ऐसा कोई प्रोसीजर हुआ था? इफ़ येस, किसी तरह के केमिकल से या डाई से आपको कोई रिएक्शन तो नहीं होता? अगर आपका पेशेंट बोलता है कि मुझे होता है तो इस चीज़ को भी हम लोग डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, और एंटीहिस्टामिन्स कई बारी दे के भी ऐसे प्रोसीजर्स हम लोग कर सकते हैं ताकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर डाई से पेशेंट को कोई भी रिएक्शन ना हो। इसके अलावा इस प्रोसीजर से पहले हम लोगों ने वी हैव टू मेक श्योर कि आपका पेशेंट मेटफॉर्मिन नहीं ले रहा है। अब जो मेटफॉर्मिन होती है ये एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन होती है। ज़्यादातर कार्डियक पेशेंट्स को डायबिटीज़ भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों डिसीजेस इंटर रिलेटेड होती हैं। तो बेसिकली आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है। इफ़ ही इज टेकिंग मेटफॉर्मिन तो वो विद होल्ड करना होगा बिफोर दिस प्रोसीजर। रीज़न बता देती हूँ। मेटफॉर्मिन रिएक्ट करता है विद मोस्ट ऑफ द डाइज विच आर इंजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स लाइक दिस, और वो इन डाइज के साथ रिएक्ट करके लैक्टिक एसिडोसिस आपके पेशेंट में कर सकता है, विच वुड फर्दर लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ अ फैटल कंडीशन। अब ये है कि इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मेटफॉर्मिन विद होल्ड तो करना है। इस प्रोसीजर से पहले 48 आवर पहले विद होल्ड करना है। प्रोसीजर के बाद भी 72 आवर तक नहीं देना है। इस प्रोसीजर से पहले हम लोग पेशेंट का हाइट और वेट भी मॉनिटर करेंगे। हाइट और वेट इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि जो डोज आप दे रहे हैं डाई की वो हाइट और वेट के हिसाब से ही
डिसाइड होती है। बहुत ज़रूरी है आप एक्यूरेटली हाइट एंड वेट देखें। इसके साथ साथ बेस लाइन वाइटल साइंस, मैं हर एक प्रोसीजर में बोलती हूँ बेस लाइन वाइटल साइन, बेस लाइन वाइटल साइन। ऐसा क्या है बेस लाइन वाइटल साइंस में? देखो स्टूडेंट्स, जो बेस लाइन वाइटल साइंस होते हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक फॉर इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ क्रिटिकल प्रोसीजर। अगर आपने बेस लाइन वाइटल साइंस नहीं लिए हैं या आपने इनएक्यूरेटली फिल कर दिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर, अगर आपके पेशेंट को कुछ हो जाता है, कोई भी रिएक्शन होता है, तो यू विल नेवर कम टू नो कि ये ऑलरेडी मेरे पेशेंट के वाइटल्स खराब थे या ड्यूरिंग द प्रोसीजर डाई की वजह से कोई रिएक्शन हुआ है। प्लस अगर बेसलाइन वाइटल साइंस ही सही नहीं है तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स प्रोसीड ही नहीं हो सकते जब तक कि पेशेंट के वाइटल साइंस स्टेबल ना हो जाएं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग ऐसे क्रिटिकल प्रोसीजर से पहले बेसलाइन वाइटल साइंस ज़रूर देखें। तो उसके बाद ये प्रोसीजर जो है अगर फेमोरल वेन से करना है, ऑब्वियसली ग्रोइन एरिया जो होता है ये गंदा एरिया होता है, इट्स अ डर्टी एरिया, और यहाँ पे हेयर भी होते हैं पेशेंट के, तो इस एरिया को हम लोग शेव करेंगे। और जो भी सॉल्यूशन का एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का प्रोटोकॉल है आपके क्लिनिकल्स में, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिकल्स का प्रोटोकॉल होता है बीटाडीन का। इफ़ योर पेशेंट इज़ नॉट एलर्जिक टू आयोडीन तो आप बीटाडीन यूज़ करके जो साइट होती है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, हेयर को शेव कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर अगर एंटीक्यूबिटल फॉसा से लिया तो वहाँ पे तो हेयर नहीं होते हैं, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर द साइट, वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया देंगे और ये प्रोसीजर जो है वो फिर हो जाता है। जैसे ये प्रोसीजर होगा, अब पोस्ट प्रोसीजर टाइम में हमारा जो सबसे बड़ा मोटिव रहता है दैट इज टू मॉनिटर द साइंस कंटिन्यूसली। कौन से? वाइटल साइंस। पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली मॉनिटर करो, पेशेंट का टेम्परेचर कंटिन्यूसली मॉनिटर करो, पेशेंट की पल्स देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट की रेस्पिरेशंस देखनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले 2 घंटे में हर 30 मिनट के बाद हम लोगों ने पेशेंट के वाइटल साइंस देखने हैं। हर एक वाइटल साइन का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। प्लस हम लोगों ने ये देखना है कि अगर पेशेंट बोले कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है बहुत ज़ोर से, अगर पेशेंट आपको ये बोले कि मेरे को रेस्टलेसनेस फील हो रही है या मेरे को सांस नहीं आ रही है, तो अलर्ट हो जाइए। ये एक रेड अलर्ट साइन है। चेस्ट पेन तो बहुत ही बड़ा रेड अलर्ट साइन है, दिस इज़ एन इमरजेंसी, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। अगर आपको ये लग रहा है कि पेशेंट को डिसरिथमिया हो रहा है या पेशेंट को चेस्ट कंजेशन फील हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन, यू शुड इन्फॉर्म द डॉक्टर इमीडिएटली। इसके साथ साथ जो रेस्पिरेशन उसकी सीज हो रही है या वीजिंग फील हो रही है या स्किन के ऊपर खुजली होने लगी, रैशेस हो रहे हैं पूरी स्किन के ऊपर, वो एलर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उस चीज़ के बारे में भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। इन एडिशन टू दिस हम लोगों ने देखना है कि अगर पेशेंट को जो इंजेक्शन साइट है पेशेंट की, लेट अस सपोज कि हमने एंटीक्यूबिटल फॉसा यूज़ किया या हमने यूज़ किया फेमोरल वेन को, उस केस में हमने पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है कि इस जगह से जहाँ से ये कैथेटर इंसर्ट हुआ क्या वहाँ पे कोई हेमेटोमा फॉर्मेशन तो नहीं हो रही, क्या वहाँ पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। बहुत बड़ा कैथेटर होता है जो कि इन ब्लड वेसल्स को पियर्स करके हम लोग अंदर डालते हैं, तो पोस्ट प्रोसीजर पीरियड में हम लोगों को मैनुअली भी उस एरिया पे प्रेशर देना पड़ेगा बहुत देर तक, तो ताकि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो जाए, राइट। एंड पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटी होती है उसको स्ट्रेट रखना होता है। अगर बाजू से आपने लिया है फ्रॉम द एंटीक्यूबिटल वेसल तो इसको आपने स्ट्रेट रखना है फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स, ये स्ट्रेट रहती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर लेग से लिया तो लेग भी बेंड नहीं होनी चाहिए। अगर लेग बेंड होगी तो क्योंकि जॉइंट होता है जहाँ से आपने कैथेटर इंसर्ट किया वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकता है। और अगर आपने स्पेशली फीमोरल एरिया को यूज़ किया ना, पेशेंट को कभी भी 15 डिग्री के अबव, मतलब उससे अप आप नहीं करते हो, मतलब आप पेशेंट को लो फॉलर तक रख सकते हो, हाई फॉलर में लेके नहीं आओगे। अगेन जो आपका हिप जॉइंट होता है अगर वो बेंड हुआ तो वहाँ से ब्लीडिंग होगा। इसके साथ साथ एक बात याद रखें, ड्यूरिंग द डाई इंजेक्शन, मैं प्रोसीजर पे आती हूँ, जब डाई इंजेक्ट होता है ना उस टाइम पे पेशेंट को बताना है कि आपको ड्यूरिंग द प्रोसीजर जब हम डाई इंजेक्ट करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई गर्म आग जैसी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दी है। आपको एक फ्लटरी फीलिंग आएगी, जैसे कैथेटर जाके आपके हार्ट की वॉल्स को टच करेगा तो ऐसे लगेगा जैसे कोई तितली फड़फड़ा रही है अंदर, और आपको थोड़ी थोड़ी पाल्पिटेशंस फील होंगी विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन अगर प्रोसीजर के दौरान या प्रोसीजर के बाद
पेशेंट को बहुत तेज से चेस्ट पेन जो है वो छिड़ता है या उसको ब्रेथलेसनेस होती है, रैशेस होते हैं, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। इम्पेंडिंग डूम की फीलिंग आ रही है, ऐसे कि जैसे डेथ हो जाएगी, चेस्ट टाइटनेस हो रही है, दीज आर नॉट नॉर्मल साइंस, वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करने होंगे। इसके साथ साथ हमने पेशेंट को जो है वो कंटिन्यूस बेड रेस्ट पे रखना है फॉर एटलीस्ट 6 to 12 आवर्स। हम पेशेंट को बेड से उठने नहीं देंगे, तो बेड पैन देंगे पेशेंट को। एंड इसके साथ साथ पेशेंट का फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है अनलेस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि ये जो डाई होती है वो विद इन 72 आवर पेशेंट की बॉडी से बाहर निकल जानी चाहिए। तो जब भी कभी आप डाई इंजेक्ट करते हो और उसके बाद फ्लूइड इनटेक करते हो पेशेंट का, पेशेंट को ये जरूर बताना है कि जो यूरिन या स्टूल आपको पास होगा वो कलर्ड हो सकता है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, किसी भी कलर की, जिस कलर की आपने डाई यूज करी है उस कलर का स्टूल या यूरिन आपको पास हो सकता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पोस्ट प्रोसीजर हम लोग ध्यान में रखते हैं, दैट इज डिस्टल एक्सट्रीमिटी की सर्कुलेशन। जो भी एक्सट्रीमिटी आपने यूज करी है फॉर द कैथेटर इंसर्शन, उसके डिस्टल पार्ट, ये होता है प्रॉक्सिमल जो बॉडी के पास होता है, ये होता है डिस्टल। जैसे मेरा हाथ डिस्टेंस पे है तो इसको मैं डिस्टल बोलूंगी, मेरा जो कंधा है, शोल्डर है, इट इज प्रॉक्सिमल। तो अगर यहाँ पे कैथेटर इंसर्ट किया इनटू द एंटीक्यूबिटल वेसल, तो जो मेरा हाथ है डिस्टल एक्सट्रीमिटी, इसकी पेरिफेरल पल्सेस मेरे को कंटिन्यूसली देखनी होंगी, ठीक है। आफ्टर एवरी 30 मिनट्स में पल्सेस को चेक करूंगी। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, इस प्रोसीजर से पहले एक तो पेरिफेरल पल्सेस आपको मार्क कर लेनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि पोस्ट प्रोसीजर आप वहीं पे पल्सेस फील करें। इसके साथ साथ एक और चीज़, आपको यूरिन आउटपुट बिफोर द प्रोसीजर एंड आफ्टर द प्रोसीजर बिल्कुल देखना है, दैट शुड नॉट बी लेस देन 30 ml पर आवर। अगर आपको लगता है कि बिफोर द प्रोसीजर लेस देन 30 ml पर आवर है, दिस शुड बी इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो बैक आते हैं इस चीज़ पे कि डिस्टल एक्सट्रीमिटी को कैसे देखना है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जिस एरिया से आपने कैथेटर इंसर्ट किया उस एरिया में क्लॉट बन सकता है, जिसकी वजह से डिस्टल एक्सट्रीमिटी की सर्कुलेशन ब्लॉक हो सकती है। अब इस केस में क्या होगा, आपको पल्सलेसनेस फील होगा, एक्सट्रीमिटी को आप टच करके देखेंगे, इट विल बी वेरी कोल्ड टू टच, प्लस ये एक्सट्रीमिटी पेल या ब्लू कलर की हो जाएगी और इसमें एक्सट्रीम पेन होगा, ओके। और पेशेंट को ऐसे लगेगा जैसे कीड़ियाँ रेंग रही हैं, जैसे एंड्स आर क्रॉलिंग, दीज आर कॉल्ड एज पैरेस्थीसिया। तो अगर ये सारे साइंस आ रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये एक इमरजेंसी होती है। तो अगर आप इस तरह से पेशेंट की केयर करेंगे बिफोर कार्डियक कैथेटराइजेशन, ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन, तो डेफिनेटली आपका पेशेंट जो है वो बहुत अच्छे से ठीक होके क्लिनिकल्स में से वापस जाएगा और आपको पेपर में मिलेंगे फुल नंबर। तो ऐसे ही और क्लासेस के लिए नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को फॉलो करते रहिए और भूलिए मत इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से और भी ज़्यादा बढ़ता है। और अगली बार का वेट करो, अगली बार मैं इससे भी बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। लेट अस क्रैक योर एंट्रेंस एग्जाम इन नर्सिंग विद नवकिरण। थैंक यू सो मच, टेक केयर।